सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो क्लास 12 साइंस वालों के लिए बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स को देखकर बनाई है जिनकी पढ़ाई लॉकडाउन में नहीं हो पाई या फिर जिनको अब की बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो गाइस, अगर आपने यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट पढ़ ली है, आपकी अच्छी तैयारी है, तब भी आप ये वीडियो कंप्लीट देखें। और भाई, जिन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये वीडियो बनाई ही है। इस वीडियो में गाइस आपको प्रैक्टिकली समझाया गया है, विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग किया गया है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो याद नहीं होती थी अब वो भी आपको याद हो जाएंगी। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट यूनिट पक्की कर रखी है वो भी इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी रिवीजन होगा। और गाइस, ये एक सैम्पल वीडियो है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलेंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत होगी उसी की। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर कह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस। सो फ्रेंड्स, ये है वो पीडीएफ जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। HBSC बोर्ड 2021 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। आज सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी, मैंने आपको कहा कि ये एक सैम्पल वीडियो है, ये अच्छी लगेगी, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आएंगे, या फिर जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत होगी आप कमेंट कर देना, इसी तरह की वीडियो ले आएंगे, ठीक है। बट ये आज आप पूरी वीडियो देखना, फिर से कह रहा हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आता है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम ड्यू टू द फिक्स्ड पोजीशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये क्या है? ये है सॉलिड की डेफिनेशन। चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सॉलिड या डिफाइन सॉलिड। एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है। और इस चैप्टर से अब की बार 4 मार्क्स का काम आएगा, यानी कि छोटे क्वेश्चन ही आने की ज़्यादा उम्मीद है। इसीलिए मैंने छोटी छोटी टर्म्स को ही कंसिडर किया है ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। सो समझते हैं अब क्या है। कहता है कि सॉलिड क्या है? जिसकी एक डेफिनेट शेप हो, यानी कि आकार हो, मास हो यानी कि उसमें वजन हो, एंड वॉल्यूम जो कि एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है, ड्यू टू द फिक्स्ड पोजिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर हम सॉलिड का निर्माण करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, छोटे छोटे एटम्स। यानी कि अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो आपने बूंदियां देखी हैं और लड्डू भी देखे हैं। तो बूंदियां हैं वो क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और लड्डू क्या मिल के बन गया बूंदियों से? एक सॉलिड, ठीक है। सारी बूंदियां मिलाई तो एक लड्डू बन जाता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। लड्डू के शेप भी है, वजन भी है, और लड्डू को अगर हम कहीं रखेंगे तो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से एक सॉलिड बनता है, ठीक है। और उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है। बूंदियों की पोजीशन फिक्स्ड होती है, नहीं लड्डू में, या फिर कहीं एक बूंदी वहाँ पड़ी है, एक बूंदी वहाँ पड़ी है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल गाइज, आज एकदम देसी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स देके, ताकि उन स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको समझ में आ सके यार, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ डायग्राम्स देख रहे हैं, जैसे यहाँ बर्फ़ है, मोमबत्ती है, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और ये यहाँ पर मैंने यूज़ की है आपके लिए विजिबल टेक्निक, ठीक है, विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसमें आपको पिक्चर्स दिखा के कुछ याद करवाया जा सके, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोरफस सॉलिड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे कहा जाए कि भाई ये अमोरफस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जो अरेंज्ड इन ए मैनर। छोटी सी बात लिखी है गाइस, कोई बड़ी यहाँ पर लंबी चौड़ी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, ठीक है। वो डेफिनेशंस तो आपको पहले याद करनी थी, अब आपको छोटे छोटे टर्म्स समझना पड़ेगा। अरेंज्ड इन मैनर का मतलब, आप ये डायग्राम देख रहे हैं ए वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड का, यहाँ पर देखो ये बॉल्स हैं, सारी अरेंज्ड हैं, ठीक है। 4 बॉल ऊपर, फिर एक लेयर है 4 बॉल्स के नीचे, फिर है एक लेयर नीचे, फिर है एक लेयर, यानी कि अरेंज्ड हों ऐसा सॉलिड जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक मैनर में अरेंज्ड हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं,
इनके जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे लोहे का पीस लोहे का, वो ऐसे थोड़ा ना है कि हाथ में लिया और नीचे लटक गया या टूट गया, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड हैं एक मैनर में। अमोर्फस हैं वो नॉट अरेंज्ड इन मैनर, ठीक है। रहेगा वो भी सॉलिड, लेकिन उसके पार्टिकल्स अरेंज्ड नहीं रहेंगे मैनर में। यहाँ पर आप देख रहे हो बी जो डायग्राम है रेड कलर का, इसमें देखो ये बॉल्स हैं वो पता ही नहीं चल रहा कैसे अरेंज हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई कहीं लगा रखी है, कोई कहीं है, कहीं है, लेकिन ऊपर वाले में एक पैटर्न था। तो यही एग्जाम्पल हैं कि उसमें अरेंज्ड होगा और इसमें अरेंज्ड नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं गाइस आपका रबड़ है, जैसे रबड़ है ना, वो है तो सॉलिड वैसे, बट रबड़ ऐसे भी मुड़ जाता है, जैसे आप उसको मोड़े वैसे मुड़ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे है क्रिस्टल लैटिस। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है समझो। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि एक 3D अरेंजमेंट, ठीक है। 3D की पिक यहाँ पर मैंने देखिए लगा भी रखी है ये वैसे तो, ठीक है, बट ये ज़्यादा समझ में नहीं आती। ये यहाँ पर अगर 3D में आपको दिखाई जाए, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आती है। ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि एक सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि भाई सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनका एक 3D अरेंजमेंट, ठीक है, वो क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस। आ गया समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट सेल के ऊपर। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। अब क्रिस्टल लैटिस की जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है, अब देखो यहाँ पर जो पिक दिख रही है आपको, ये एक पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है। वो पिक अलग थी ऊपर वाली, उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाए थे, ठीक है, ब्लैक और येलो से। अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है बॉक्स सा, ये भी एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, और वो भी क्रिस्टल लैटिस है ऊपर वाला, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। यूनिट सेल क्या होती है? क्रिस्टल लैटिस तो ये पूरा हो गया, ठीक है, एक 3D अरेंजमेंट हो गया। यूनिट सेल होती है, इसमें जो छोटे छोटे क्यूब हैं, हर एक रिपीटिंग पैटर्न जो बना हुआ है क्यूब्स का, ठीक है, बहुत सारे क्यूब्स मिलके ही तो बना है ये क्यूबाइड, यानी कि जो छोटे छोटे क्यूब हैं, उस एक क्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसका अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल देके समझाऊं, पूरा घर तो क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, आपका पूरा घर क्रिस्टल लैटिस, और आपका जो किचन है एक, वो क्या हो गया, यूनिट सेल। यानी कि एक बड़े से बिल्डिंग में एक छोटा सा रूम, वैसे ही रूम होंगे उस बिल्डिंग में बहुत सारे, तो एक छोटा सा रूम क्या है, यूनिट सेल, और पूरी बिल्डिंग क्या है, क्रिस्टल लैटिस। बहुत ही ईजी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि उन स्टूडेंट्स जिन्होंने भाई कुछ नहीं पढ़ा उनके समझ में आ सके। वीडियो अच्छी लग रही है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बता देना। इसके बाद कुछ नीचे लिखा है, देखिए, ए यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स ABC और अल्फा बीटा गामा। ये छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, और अब की बार तो आ भी रहे हैं छोटे क्वेश्चन, तो ये लाइन याद कर लो। 6 पैरामीटर्स से एक यूनिट सेल को करेक्टराइज किया जाता है, ABC और अल्फा बीटा गामा, ठीक है। आगे है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स और एटम्स इन सिंपल क्यूबिक में 1, FCC यानी कि फेस सेंटर्ड में 4, और BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ही पूछी जाएंगी अब की बार, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये एक टेबल है जो यहाँ की क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है, तो ये आप PDF डाउनलोड करेंगे तब आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी, वहाँ पर आप इसे याद कर लेना है। इस टेबल में से 1 या 2 नंबर का काम 100% आएगा, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये देखो, दिख रहा है, यानी कि पूछ लेंगे कि भाई मोनोक्लिनिक में जो एक्सियल एंगल्स और एक्सियल एज लेंथ्स हैं उनका क्या रेशियो है, यानी उनका क्या रिलेशन है, सॉरी, जैसे A इज नॉट इक्वल टू B इज इक्वल टू C, या फिर A इक्वल टू B इक्वल टू C, या A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ठीक है। ऐसे आपको देख के ऑप्शंस और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस इस टेबल से ही पूछे जाते हैं। ये टेबल याद कर लोगे 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं ब्रेविस लैटिस।
ब्रेविस लैटिस की एक इजी सी डेफिनेशन है, आप ये याद कर लेना, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, एक बार बता देता हूँ फिर भी। द 14 लैटिसेस कोरस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। आप ऊपर देख रहे हैं टेबल में 7 क्रिस्टल लैटिस होते हैं, ठीक है, तो उनकी एक कोरस्पॉन्डेंस होती है 14 लैटिसेस की, ठीक है, वो ही क्या होती है, हमारी ब्रेविस लैटिस होती है, ठीक है। नहीं आई समझ में, रहने दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ, आएगा ये, ठीक है, ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर्स। समझाता हूँ, मुझे पता है समझ में नहीं आया कुछ स्टूडेंट्स को, देखो क्या कह रहा है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर्स। नेबर्स का तो होता है पड़ोसी। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं। आप क्लास में हो, एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 डेस्क देखिए सभी ने, बच्चे तो तुम हो ही स्टूडेंट, तो तुम 3 स्टूडेंट बैठे हो मान लो एक क्लास में एक डेस्क पे। तो जो बीच वाला स्टूडेंट है उस डेस्क का, उसके जो इधर बैठा है और इधर बैठा है, वो दोनों उसके क्या हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हैं। यानी कि एक पार्टिकल कोई भी उठा लो, उसके बगल में कितने पार्टिकल्स उससे डायरेक्टली अटैच हैं, ये भी ध्यान रखना है। बैठे तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उससे चिपक के कौन कौन बैठा है, वो, ठीक है। तो उस डेस्क पे 3 हैं, तो एक बीच में है तो 2 साइड में बैठे होंगे, तो वही उससे चिपक के बैठे हैं, तो वो 2 कोऑर्डिनेशन उस का हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का। ऐसे ही स्टूडेंट का नहीं लिखना आपको एग्ज़ाम में, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे ही समझाने के लिए, अब ये लिख के आ जाओ। तो वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। यानी कि एक पार्टिकल के साइड, दोनों साइड्स में कितने, या फिर 4 साइड्स में कितने उसके पार्टिकल्स और जुड़े हुए हैं साथ, ये होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे आता है पैकिंग फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ये कोल्ड की स्पेलिंग भी गलत हो गई है ना, ये रात को यार टाइपिंग करते हैं तब यही दिक्कत आती है ना जल्दी में। चलिए कोई नहीं, इतना तो आप भी समझते हैं, 12th में हो रहे हैं, ठीक है। तो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। यानी कि पैकिंग पढ़ोगे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी पैकिंग, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, बट ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए इंक्लूड कर दी, ठीक है। क्योंकि पैकिंग है वो पूछी जाती थी पहले, अब पैकिंग ज़्यादा नहीं पूछी जाती, और अब की बार तो छोटे क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर से, पूरा 90% मुझे उम्मीद है छोटे ही आए, ठीक है। उन्होंने तो नहीं बताया HBSC वालों ने, पर मुझे लगता है कि छोटे ही आएंगे, ठीक है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि भाई जितना भी स्पेस घेरती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब पैकिंग होती है तो उनकी फ्रैक्शन है ना, वो क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे आता है वॉइड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटी सी एक टर्म है वॉइड्स, ठीक है, समझ में आ जाएगी, समझो, इम्पोर्टेंट बहुत है गाइस, बहुत बार पूछी जाती है 1 नंबर में, 2 नंबर में। द एम्प्टी स्पेस या कहें कि नॉन ऑक्यूपाइड स्पेस बिटवीन द पैकिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड वॉइड्स या होल्स। वॉइड्स भी बोल सकते हैं, होल्स भी बोल सकते हैं। एक और नाम है, वो मैंने नहीं लिखा, वो काम है आपका कि आपको कमेंट करना है अभी की अभी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता है तो, ठीक है। जो भी सही कमेंट करेगा, सबसे पहले कमेंट करेगा, सही होना चाहिए, उसका मैं पिन करूँगा वीडियो के नीचे, ठीक है। तो देखते हैं कौन है वो लक्की पर्सन। तो वॉइड्स की यहाँ पर चलिए समझते हैं। द एम्प्टी स्पेस होबलिंग नॉन ऑक्यूपाइड स्पेस बिटवीन द पैकिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड वॉइड्स या होल्स। यानी कि वो जगह जो बच जाती है जब हम पैकिंग करते हैं एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तब। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर के आपको गोल गोल दिख रहे हैं स्फेयर्स, ये सारे क्लोजली पैक हैं। पैकिंग का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले ये बताओ। किन्हीं भी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना एक अरेंज्ड मैनर में, ठीक है। जैसे आप अपने नाना नानी के जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप कहते हो पैकिंग कर लेते हैं कपड़ों की, तो एक अटैची ली, उसमें अपने कपड़े आपने तय किए और आराम आराम से जचा दिए, ठीक है।
वही तो है पैकिंग। तो वैसे ही ये एटम्स लिए, इन एटम्स को इकट्ठा किया, ठीक है, एक सॉलिड बनाना है ना, सॉलिड्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये सारे काम सॉलिड्स के अंदर चल रहे हैं। तो उन एटम्स को इकट्ठा करते हैं, लेकिन यार थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है, आपने देखी होगी आपकी जब हम पैकिंग करते हैं बैग्स में तो थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है साइड वगैरह में, वो ही जगह क्या होती है, वॉइड होती है, ठीक है। ये तो रहा बैग का एग्जाम्पल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एटम्स वगैरह की। तो ये एटम्स जब अरेंज्ड होते हैं तो जो जगह बच जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं या होल बोलते हैं, ठीक है। जैसे देख ग्रीन कलर का दिख रहा है सारा आपको, लेकिन बीच में जगह बच गई, थोड़ी थोड़ी रेड आपको दिख रही है डायग्राम में, यानी कि ये ग्रीन ग्रीन एटम्स थे, इनको क्लोजली पैक किया गया तो ये थोड़ी थोड़ी जगह बच गई। इसे क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं या होल बोलते हैं। एक चीज़ और बोलते हैं, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड्स, यानी कि टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड के कितने प्रकार हैं, तो देखो 2 प्रकार के होते हैं वॉइड जनरली, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि आपके सिलेबस में है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, देखो गाइस, द वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स ओब्लिंग एटम्स सीटिंग एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। यानी कि वो वॉइड, वो खाली जगह जब 4 एटम्स या स्फेयर्स क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, यानी कि 4 पार्टिकल्स ऑफ एटम्स जब क्लोजली पैक होते हैं तो तब जो खाली जगह बचती है वो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। खाली जगह तो वॉइड हो गई, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि जब चारों को हम पैक करते हैं, ठीक है, 4 एटम्स या 4 स्फेयर्स, तो वो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। आगे देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, उसमें 4 था, इसमें 6 हैं, ठीक है। डेफिनेशन पूरी वही की रहेगी, सेम टू सेम, जहाँ 4 है वहाँ 6 कर देना, ठीक है, जहाँ टेट्राहेड्रल है वहाँ ऑक्टाहेड्रन कर देना, ठीक है। यानी कि द वॉइड सराउंडेड बाय 6 एटम स्फेयर्स सीटिंग एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। वहाँ कितने स्फेयर थे, 4, यहाँ कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। देख रहे हो आप 6 हैं, 3 इधर है और 3 उधर, और बीच में ये स्पेस आपको वाइट कलर का जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है, वॉइड है। लेकिन कैसा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। नीचे ये मेरी नोटबुक से मैंने एक पिक ली है, जब मैं 12th में था तब उसकी ही मैंने यहाँ पिक डाल दी है, ठीक है। थोड़ी ब्लैक है, लेकिन अब डाउनलोड करोगे PDF तो उसमें ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है, और आपको विजिबल हो जाएगी। राइटिंग मुझे पता है मेरी ख़राब है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बेइज्जती मत करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की इसमें क्या है, डिफरेंस है, तो आपको ये याद करना है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं, रेडियस रेशियो रूल। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी करूँगा। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कटायन टू द आयन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। यानी कि कटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और उसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज, दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रेडियस रेशियो रूल, ठीक है। ये डेफिनेशन ही पूछी जाती है, तो आप ये याद कर लेना। इसके बाद फिर से एक इम्पोर्टेंट टेबल आ जाती है, जिसमें आपको ये टेबल में याद करने पड़ते हैं कि ये वैल्यू इतने से इतने के बीच आएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और टाइप ऑफ वॉइड कैसा होगा, ठीक है। तो ये टेबल आप याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्परफेक्शंस ओब्लिंग डिफेक्ट्स। एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट। अब जर्नली समझो गाइस, डिफेक्ट हम किसे बोलते हैं, यानी कि कोई चीज़ थी उसमें उसका जो ऑर्डर था वो थोड़ा गड़बड़ा गया, उसे ही तो हम डिफेक्ट बोलेंगे। अब आप शूज़ की दुकान पे गए, शूज़ कैसे होते हैं जर्नली, हमारे नए शूज़ आते हैं वो बिल्कुल एकदम सही होते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो किसी शूज़ का आगे से फटा हुआ है कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन, तो आपको कहेगा भाई इसमें डिफेक्ट है, यानी कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी वैसी वो नहीं है, तो वही होता है डिफेक्ट। अब यहाँ समझिए क्या है, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, एटम वगैरह। तो जब एटम्स हैं वो अपनी जगह से थोड़े हिल हुल जाएँ या हिल डुल जाएँ, ठीक है, यानी कि कोई किस जगह था वो किस जगह चला गया, थोड़े हिल गए, तो उसको क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। आ गया समझ में। दूसरी डेफिनेशन देखो गाइज, एनी इरेगुलरिटी इन द पैटर्न ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट इन ए सॉलिड लैटिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट। वो याद नहीं होती तो ये याद कर लो, ठीक है। यानी कि इरेगुलरिटी आ गई, चीज़ें थी वो अस्त व्यस्त हो गई, ठीक है। अब इसके 2 टाइप्स आते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट।
स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होता है, दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स रिजल्टिंग इन इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन वैकेंसीज। यानी कि सबसे पहले तो डिफेक्ट है तो कुछ अस्त व्यस्त होया होगा, कुछ अपनी जगह से खिसके होंगे कुछ मटेरियल्स, कुछ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए है वो पॉजिटिव है यानी कि कटायन है, और बी है वो नेगेटिव यानी कि अनायन है। तो देखिए ये डायग्राम ए बी है, बी है, ए है, बी है, फिर बी है, ए है, फिर यहाँ क्या आना था, बी नहीं है, फिर ए है, फिर ए आना था वो नहीं है, फिर बी है, ए है, बी है, यानी कि एक ए गायब है यानी कि कटायन गायब है और एक अनायन गायब है। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, स्कोटकी डिफेक्ट। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी क्लास है, ये क्लास मान लो आपकी जो रेड में है डब्बे में, इसमें मान लो कि एक ए जो पॉजिटिव है वो लड़का है और बी है वो लड़की है नेगेटिव वाली, ठीक है। यहाँ वैसे सभी पॉजिटिव ही होते हैं, यहाँ पर गलत मत ले जाना कोई भी, ठीक है, समझा रहा हूँ सिर्फ। तो एक लड़का भी गायब है और एक लड़की भी गायब है क्लास से। तो आपकी क्लास में कौन सा डिफेक्ट हो गया, तो आपकी क्लास में हो गया स्कोटकी डिफेक्ट, ठीक है। यानी कि ए पॉजिटिव भी गायब है, कटायन भी, और बी नेगेटिव भी, ठीक है। और एक ही गायब हो जाए तो क्या होगा, तो भी डिफेक्ट तो होगा ही, ठीक है। अगर एक लड़का गायब हो जाए तो भी डिफेक्ट तो होगा ही, ये हमें मान के चलना है। लेकिन जब इक्वल नंबर ऑफ हो जाए कटायन अनायन, यानी कि एक लड़का भी गायब हो जाए और एक लड़की भी अब्सेंट हो जाए किसी दिन, तो उस दिन आपकी क्लास में कौन सा डिफेक्ट होगा, स्कोटकी डिफेक्ट होगा, ठीक है। ये क्लास वाला एग्जाम्पल समझाने के लिए था। लिखना आपको कैसे है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन सम आयंस जर्नली कटायंस, कटायंस हमने क्या माना था एग्जाम्पल में, लड़का, ठीक है, यानी कि लीव देयर लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि आपकी क्लास से एक लड़का गायब हो जाए बट वो क्लास के अंदर ही कहीं कोने में बैठ जाए जाकर, जैसे कि डेस्क होती है आपकी क्लास में, डेस्क से कोई लड़का उठे और क्लास में नीचे बैठ जाए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि एक कटायन अपनी जगह से हिला लेकिन जो साइड थी उसके अंदर ही कहीं प्रेजेंट हो गया जाकर, ठीक है, कहीं और बैठ गया जाकर, तो इसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो ए यहाँ से गायब हुआ और यहाँ चला गया ऊपर, आ गया समझ में। इसके बाद इसका डिफरेंस है जो कि आप कर लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया, तो डिफरेंस भी इजी सा है। आगे चलते हैं, आगे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ स्कोटकी डिफेक्ट, NaCl, KCl, HGBr, CSCl। ये अब की बार MCQ आ रहे हैं, वन वर्ड आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। तो ये पेज है ना जो अब मैं आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है गाइज। इसमें 4 पॉइंट्स आप याद कर लें ज़रूर, 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, AgCl, AgI, HGBr, ZNS। अब आप देखो HGBr इसमें भी है और स्कोटकी में भी है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, HGBr शोज बोथ स्कोटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार हरियाणा बोर्ड में, विच डिफेक्ट शो बाय HGBr, ऑप्शन थे स्कोटकी, बी था फ्रैंकल, सी था बोथ ए एंड बी, और डी था नन ऑफ दीज। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है दीज डिफेक्ट्स शोन बाय आयोनिक कंपाउंड्स, ये भी पूछा गया था एक बार, द डिफेक्ट्स ऑफ स्कोटकी एंड फ्रैंकल आर शोन बाय विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, आयोनिक, कोवलेंट, ठीक है, तो ये आयोनिक, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है आपके साथ यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर मैं आपको PDF बना के दे दूंगा सभी चैप्टर्स की, आप बता देना, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।